हेलो गाइस, वेलकम टू पीएस स्टडी। इस वीडियो में हम मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न कंपनियां कौन कौन सी होती हैं इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं कि मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न कंपनियां कौन सी होती हैं। ओके, तो देखो स्टार्ट करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्रमुख श्रेणियां। सार्वजनिक क्षेत्र आप पता है कौन से होते हैं, जो सरकार के क्षेत्र होते हैं, जिन्हें सरकारी क्षेत्र होते हैं, यानी कि सरकारी कंपनियों को ही हम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कहते हैं। इसकी प्रमुख श्रेणियां हैं, देखते हैं। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की मुख्य तौर पर 3 श्रेणियां बनाई हैं। पहली नवरत्न, दूसरी मिनी रत्न और तीसरी महारत्न। यह वर्गीकरण उनके निष्पादन के आधार पर किया गया है। 1997 में नवरत्न और मिनी रत्न की अवधारणा लाई गई, जबकि 2010 में महारत्न की अवधारणा लाई गई थी। तो समझ में आ गया, नवरत्न और मिनी रत्न 1997 में इनकी अवधारणा आई थी और 2010 में महारत्न की अवधारणा आई थी। नवरत्न कौन सी होती हैं? जुलाई 1997 में केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों को विशेष दर्जा देने का निर्णय लिया, यानी कि 1997 में केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपकरणों को विशेष दर्जा देने का निर्णय लिया जिनकी जो सकल बिक्री थी वो 10,000 करोड़ रुपए से अधिक थी। इस मानक पर सार्वजनिक क्षेत्र के 9 उपक्रमों को रखा गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस मात्रक क्षेत्र में 9 उपक्रम आए थे, इसीलिए सरकार ने इनको नवरत्न का दर्जा दिया था। बाद में नवरत्न का दर्जा प्रदान करने के लिए 6 मानक निर्धारित किए गए, जिनका संयुक्त भारांश 100 निर्धारित किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र का कोई भी उपक्रम 100 अंक में से कम 60 अंक प्राप्त करता है तो उसको नवरत्न का दर्जा दिया जाता है। उक्त 6 मानक निर्धारित किए। देखो, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों की कुछ श्रेणियां निर्धारित की, ठीक है। उनमें 3 श्रेणियां दी सरकार ने। पहला कहा कि पहली नवरत्न है, दूसरी मिनी रत्न है और तीसरी महारत्न है। नवरत्न और मिनी रत्न की अवधारणा 1997 में आई थी, जबकि महारत्न की अवधारणा 2010 में आई थी। पहले सरकार ने 9 उपक्रमों को दे दिया था जिनकी जो टर्नओवर था वो 1 करोड़ जिनका जो टर्नओवर था यहाँ पर देख सकते हैं 10,000 करोड़ रुपए था। लेकिन फिर बाद में सरकार ने कहा कि हम इसके लिए 6 मानक निर्धारित करते हैं और उसके लिए संयुक्त भारांश 100 करते हैं। अगर 100 में से कोई भी 60 अंक प्राप्त कर पा रहा है तो उसको हम नवरत्न का दर्जा दे देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से 6 मानक हैं। उसकी कुल संपत्ति की तुलना में कुल लाभ होना चाहिए, यानी कि कुल संपत्ति कितने की भी है उसमें उसको लाभ होना चाहिए, ना कि हानि होनी चाहिए, ठीक है। कुल लाभ लागत और सेवा लागत की तुलना में कुल श्रम शक्ति लागत कितनी है ये देखेगी सरकार, कि उसका कुल लाभ लागत कितनी है और सेवा लागत की तुलना में उसकी कुल श्रम शक्ति कितनी है, यानी कि जितना वो लाभ कमा रहा है और जितना सेवा पर खर्च कर रहा है उसके तुलना में वो श्रम पर कितना खर्च कर रहा है, यानी कि जो लेबर लगी है उस पर कितना खर्च कर रहा है, ये देखेगी सरकार। लगाई गई पूंजी की तुलना में मूल्य ह्रास निकालने के बाद, देखो मूल्य ह्रास क्या होता है। आपने अपने घर पे कोई भी बाइक खरीदी, मान लो पिछले साल खरीदी, तो इस साल तो वो 50,000 की खरीदी होगी, पिछले साल तो इस साल तो 50,000 की बिकेगी नहीं, कुछ ना कुछ वो कमी बिकेगी। तो इसी को मूल्य ह्रास कहा जाता है कि जब आपने 50,000 की खरीदी तो उसमें कुछ ना कुछ कम हो गया, यानी कि उसमें ह्रास हो गया। चाहे आपने रखी हो, वो 1-2 बारी चलाई हो, लेकिन फिर भी वो 50,000 की नहीं बिकेगी, तो इसी को कहते हैं मूल्य ह्रास। तो लगाई गई पूंजी की तुलना में मूल्य ह्रास निकालने के बाद लाभ, ब्याज और कर की स्थिति सरकार देखेगी। फिर है टर्नओवर, यानी कि टर्नओवर की तुलना में मूल्य ह्रास निकालने के बाद लाभ, ब्याज, दर की स्थिति देखेगी। यहाँ पर लगाई गई पूंजी की तुलना में ह्रास निकालने के बाद लाभ, ब्याज, कर की स्थिति देखेगी। यहाँ पर कुल जो टर्नओवर है उसकी तुलना में देखेगी सरकार मूल्य ह्रास निकालने के बाद लाभ, ब्याज और कर की स्थिति। फिर प्रति शेयर लाभ अर्जन क्षमता, यानी कि अगर उसने शेयर निकाल रखे हैं तो उसकी शेयर की क्षमता कितनी है, यानी कि वो कितना अर्न करता है अपने शेयर से। फिर है अंतर क्षेत्रक प्रदर्शन, यानी कि उसका अन्य क्षेत्रों में कैसा प्रदर्शन है, अंतर क्षेत्रक प्रदर्शन देखेगी।
फिर ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास नवरत्न की 6 मानक निर्धारित किए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आता है मिनी रत्न। इसकी अवधारणा अक्टूबर 1997 में लाई थी। मिनी रत्न का दर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित 4 मानक निर्धारित किए गए हैं। कौन सी कंपनी मिनी रत्न कहलाएंगी? 4 मानक हैं इसके लिए। कंपनी पिछले 3 वर्षों से लगातार लाभ कमा रही है और वह लाभ कम से कम 100 करोड़ रुपए का हो, अर्थात कंपनी पिछले वर्ष कम से कम उसने 30 करोड़ रुपए से लाभ अर्जित किया हो। देखो, पिछले लगातार 3 वर्षों से लाभ कमा रही हो और यह लाभ है वो कम से कम 100 करोड़ रुपए का होना चाहिए पिछले 3 वर्षों में, और पिछले वर्ष कम से कम उसने 30 करोड़ रुपए का लाभ कमाया हो। ठीक है। कंपनी ऋण ब्याज की अदायगी समय से करती हो, यानी कि अगर देखो कोई भी कंपनी है वो अपना ऋण लेकर के, यानी कि जितनी भी मुकेश अंबानी अडानी देखोगे ना, इन पे हमेशा ही कर्जा रहता है, क्योंकि ये कहते हैं जितना हमारे पास पैसा है उतना तो हम लगा ही दें, लेकिन अगर हम कर्जा लेकर भी लगाएंगे तो हम अपनी कंपनी को और विस्तार दे सकते हैं और ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, इन पे हमेशा ही कर्जा रहता है। तो कंपनी ऋण ब्याज अदायगी की समय पर करती हो और इसमें अनियमितता नहीं बरतती हो। कंपनी सरकार के ऊपर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्भर नहीं हो। कंपनी अपने निदेशक मंडल का पुनर्गठन कर चुकी हो और स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति कर चुकी हो। देखो, पहला है 3 वर्ष से लगातार लाभ कमा रही हो और यह लाभ 100 करोड़ रुपए का हो और पिछले वर्ष उसने 30 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया हो। कंपनी ऋण ब्याज अदायगी समय पर करती हो। ठीक है, कोई अनियमितता नहीं बरतती हो। कंपनी सरकार के ऊपर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्भर न हो। कंपनी अब एक निदेशक मंडल का गठन कर चुकी हो और स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति कर चुकी हो। उपरोक्त शर्तों में से अगर कोई भी उपरोक्त शर्तों में से पहली शर्त का पहला भाग और 3 अन्य शर्तों को पूरा। देखो, पहली शर्त कौन सी थी? पहली शर्त का पहला भाग ये था कि 3 वर्ष से लगातार लाभ कमा रही हो और यह लाभ 100 करोड़ रुपए का हो, और दूसरी शर्त कौन सी थी कि वो पिछले साल उसने 30 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया हो। तो यहाँ पर यही बताएगा ये। देखो, ये पहली शर्त का पहला भाग और अन्य 3 शर्तों का पूरा करने वाली सार्वजनिक उपक्रमों को मिनी रत्न फर्स्ट कहा जाता है। अगर जो पहली शर्त पूरी करेगी और अन्य 3 शर्त, देखो पहली शर्त कौन सी होगी? पहले भाग की पहली शर्त हो गई कि 3 वर्ष से लगातार लाभ कमा रही हो और यह लाभ 100 करोड़ रुपए का हो, और 3 अन्य ये हो गई कि ब्याज की अदायगी समय पर करती हो, सरकार के ऊपर निर्भर न हो, अपना निदेशक मंडल का पुनर्गठन कर चुकी हो। अन्य ये हो गई पहली शर्त और अन्य 3 शर्तों को पूरा करने वाली मिनी रत्न फर्स्ट, और पहली शर्त की दूसरे भाग को पूरा करने वाली, दूसरा भाग कौन सा है? पिछले वर्ष कम से कम 30 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया हो, इसको पूरा करने वाली और अन्य 3 शर्तों को पूरा करने वाली कंपनी को हम क्या कहते हैं? मिनी रत्न 2 कहते हैं। यानी कि मिनी रत्न कंपनी के 2 भाग हो गए, एक मिनी रत्न 1 और दूसरा मिनी रत्न 2। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया। फिर आती है महारत्न। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सबसे बड़ी श्रेणी महारत्न की है। महारत्न की अवधारणा 2010 में लाई गई थी। सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे उपक्रमों को महारत्न का दर्जा दिया जाएगा जो निम्नलिखित 6 मानकों को, देखो पहली जो कंपनी थी नवरत्न वो 6 मानक पूर्ति करती थी। फिर आई हमारे पास मिनी रत्न, वो 4 मानकों की पूर्ति करती थी। फिर आई मिनी रत्न, वो 4 मानकों की पूर्ति करती थी। फिर आई महारत्न, ये फिर से क्या है कि 6 मानकों की पूर्ति करेंगी। कौन सा? इसको नवरत्न का दर्जा मिला हो, शेयर बाजार में ये सूचीबद्ध हो, पिछले 3 वर्षों से औसत रूप से कम ये 5 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित कर रही हो, जो कि वार्षिक होना चाहिए। कंपनी का विदेशों में भी व्यापार हो, पिछले 3 वर्षों से कंपनी का औसत टर्नओवर कम से कम 25,000 करोड़ रुपए वार्षिक हो, और 3 वर्ष से कंपनी की शुद्ध पूंजी औसत कम से कम 15,000 करोड़ रुपए हो। यहाँ पर कंपनी का वार्षिक लाभ है 5,000 करोड़ रुपए, यहाँ पर 3 वर्षों में औसत टर्नओवर उसका 25,000 करोड़ रुपए है, और 3 वर्षों में शुद्ध पूंजी का औसत उसका 15,000 करोड़ रुपए है। तो ये सारी ओएनजीसी, आईओसी, सेल, गेल, वेल, सीआईएल और एनटीपीसी, ये सारी नवरत्न कंपनियां हैं। इसमें 10 कंपनियां आती हैं। ठीक है, तो ये महारत्न कंपनियां हैं। आपको पता चल गया होगा कि कब कब किसको दर्जा दिया। 1997 नवरत्न और मिनी रत्न, 2010 महारत्न के लिए 6 मानक हैं, वहीं पर नवरत्न के लिए 6 मानक हैं, वहीं मिनी रत्न के लिए 4 मानक हैं। तो इन सबको पूरा करने वाली कंपनियों को हम कहा जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी आपको। ठीक है, धन्यवाद।